हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में यहाँ आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसके लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। और इसके ऊपर क्या शेयर करते हैं, एवरी डे हम शेयर करते हैं क्लास नोट्स स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट के। उसके बाद इनके ऊपर जो भी हमारे वीडियो पब्लिश होते हैं पर डे, वो सारे के सारे लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। थर्ड, यहाँ पे सॉल्व अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ शेयर किए जाते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई अजमेर बोर्ड की न्यूज़ आती है तो उसको रेगुलर शेयर किया जाता है बच्चों के हिसाब से। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अत्ता मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास। यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365, ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक एवरी संडे चलने वाला कोर्स है संडे 365, जिसमें हम 3 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाते हैं। इसमें वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनके ये चैप्टर किया हुआ है लेकिन कहीं कहीं उनको समस्या आ रही है, चैप्टर को समझने में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या डेरिवेशन याद नहीं हो रहे हैं, या कुछ कॉन्फिडेंस वो अपने में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। इस टाइप की किसी भी समस्या में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा के नेक्स्ट संडे उसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जानकारी के भाई इस संडे कौन सा चैप्टर होने वाला है, कौन सी क्लास का, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा न्यूटन की गति के दूसरा नियम क्लास 11 के लिए। लेकिन पिछली बार हमने न्यूटन की गति का पहला नियम किया था, उसी को हम एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, यहाँ पे ये नियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नियम कौन सा है, स्थिर स्थिर जड़त्व का नियम। इसके अनुसार क्या है, वस्तुएं पहले स्थिर रहेगी और बाद में गतिशील अवस्था में। तो इसमें आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो जिसमें वस्तुएं पहले स्थिर है। अब इसके अनुसार कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि कंबल को डंडे पर पीटने पर धूल मिट्टी के कारण उसे बांध, किसी भी मान लो शर्ट में भी या स्वेटर में धूल मिट्टी आ गई है तो उसको हम झटकते हैं हाथ से, सही है। झटकने से क्या होता है कि जहाँ पे हमारा हाथ लगता है वो भाग तेजी से आगे जाता है और धूल मिट्टी के कण वहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। स्थिर थे, स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। पेड़ के ऊपर अगर कोई फल लगा हुआ है और उसे टहनी से, पत्थर से टहनी के लगाएं तो टहनी अचानक गतिशील अवस्था में हो जाती है और फल वहीं रहने की कोशिश करता है और वो टूट जाता है, ठीक है। सिक्का ग्लास में गिरने का उदाहरण बहुत अच्छा है, जिसमें हम क्या काम करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम एक गत्ता रखते हैं और उसके ऊपर सिक्का रखते हैं। इस गत्ते को अचानक से खींच लेते हैं और ये पुल करने पर क्या होगा, सिक्का स्थिर था, स्थिर रहने की कोशिश करेगा और अगर तेजी से खींचा है तो सिक्का इसके अंदर ही गिरेगा, ये सिक्का सार इसी के अंदर आके यहाँ गिरेगा। तो ये उदाहरण किसका है, स्थिर जड़त्व का, ठीक है। अगर कोई वाहन स्थिर है और अचानक गतिशील हो जाए, ठीक है, तो व्यक्ति पीछे की साइड बल का अनुभव करता है, पीछे गिरता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बस में कोई खड़ा है और बस अचानक गति पकड़ ले, अचानक, ठीक है, किसी भी कारण से अचानक गति पकड़ लेता है तो उसके पैर तो जमीन के टच है, पैर की जमीन के टच है तो वो तो अचानक गतिशील हो गए, लेकिन ऊपर वाला भाग जो सिर है वो स्थिर ही रहने की कोशिश करता है, वो वहीं रहेगा और पैर आगे हो जाएंगे। इसमें वो पीछे की साइड गिरने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा नियम है हमारे पास गतिशील जड़त्व का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता, नहीं लगता। अभी इसमें क्या करें हम एग्जाम्पल में कि पहले वस्तुएं गतिशील रहेगी और बाद में रुकेगी। तो इसमें ऐसे उदाहरण आपको लेने हैं जो पहले गतिशील हो। अगर वाहन चल रहा है और अचानक रुक जाए, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस चल रही है और किसी कारणवश ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े, गाड़ी अचानक रुक गई, तो बस के अंदर खड़ा व्यक्ति, उसके पैर बस के टच है, पैर बस के टच है, बस के रुकने से पैर तो रुक गए लेकिन उसका ऊपर की बॉडी का भाग वो गतिशील है, वो आगे की ओर ही रहेगा, तो वो आगे की ओर गिरने की संभावना उसकी बढ़ती है। नेक्स्ट, घोड़े पे बैठा व्यक्ति, अगर घोड़ा अचानक रुक जाए, ठीक है, घोड़े के अचानक रुकने पर गिरता किधर है, आगे की ओर। एक और एग्जांपल लेते हैं, बस चल रही है और जब यात्री उससे
उतरते हैं, बस चल रही है। कई बार होता है कि बस धीमी हो जाती है, खिड़की के पास लोग खड़े रहते हैं, वो उतर जाते हैं, ठीक है। पहले बात तो बस चल रही है तो उससे उतरना नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में उतरना नहीं चाहिए। आधे मिनट में बस रुक जाएगी और फिर उतरने में क्या दिक्कत है, सही है ना, चलती बस में नहीं उतरना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई उतरता है तो उसको बस की दिशा में थोड़ा, आप लोगों ने नोट किया होगा, भागना पड़ता है। वो व्यक्ति थोड़ा 2-4-10 कदम भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो बस में जब तक है तब तक उसका शरीर गतिशील है। बस गतिशील है तो शरीर भी गतिशील है, अपने को फील नहीं होता क्योंकि हम बस के सापेक्ष स्थिर है, हमें लग रहा है हम खड़े हैं, लेकिन बस में बैठा व्यक्ति गतिशील होता है। बस अगर गतिशील है तो व्यक्ति भी क्या होता है, गतिशील होता है कि नहीं। हाँ, मोटर उसमें भी पता चलता है, जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि हम गतिशील हैं, ठीक है कि नहीं। तो व्यक्ति गतिशील है। अब वो अचानक उतर गया तो जमीन के संपर्क में आ गया, उसके पैर जमीन के टच हो गए। अगर पैर जमीन के टच हो गए इसका मतलब पैर क्या हो गए, स्थिर, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। तो बस की दिशा में ही उतरेगा वो व्यक्ति, आगे 4-6 कदम 10 कदम भागेगा, तब जाके वो वापस अपना मोशन 0 पे ला पाएगा पृथ्वी के हिसाब से। बाकी बस में बैठा था तो उसकी गति बस के हिसाब से थी। एक बात, बस जिधर दिशा में गति कर रही है उसकी उल्टी दिशा में कभी नहीं उतरना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर बस की स्पीड बहुत ही हल्की सी स्पीड है और वो उल्टा उतरेगा, यानी कि बस इधर जा रही है और हमारा मुंह इधर की साइड है, तो जैसे ही पैर जमीन पर रखे उसका पैर स्थिर हो गए और ऊपर वाली बॉडी पीछे की साइड, क्यों बस तो इधर गतिशील थी तो हमारी बॉडी भी इधर गतिशील थी, तो वो पीछे की साइड गिरेगा और पीछे की साइड हम थोड़ा तेज भाग नहीं पाते, तो गिरना लगभग निश्चित है, ठीक है कि नहीं। तो ये ठीक है। उसके बाद हम तीसरा नियम देखते हैं, दिशात्मक जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु जिस दिशा में गतिशील है, अगर बॉल को फेंक दिया जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाएगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगे, किसी भी प्रकार का बाह्य बल लगे तो ही वस्तु अपनी दिशा में चेंज करेगी। उदाहरण हमने लिए थे, कोई गाड़ी में व्यक्ति कार में बैठे हैं और गाड़ी अचानक मोड़ पे आती है तो व्यक्ति उसके बाहर की साइड मुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किसी वाहन, किसी वस्तु को डोरी से बांधकर अगर घुमाया जाए इस तरह से, तो जिस स्थान पे डोरी टूटेगी उस स्थान से वस्तु सीधी की सीधी आगे की ओर गति करती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास गति के 3 नियम हो गए। कौन कौन से? गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ये सब नियम न्यूटन ने दिए हुए हैं, ठीक है, न्यूटन के अनुसार। तो क्या क्या होंगे देखते हैं। इसके अनुसार संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। हालांकि इस प्रकार लिया जाता है कि समानुपाती का जो कांस्टेंट आएगा उसको हम 1 ले लेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। तो देखें कि बल जो होगा वो समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो बोलो बल को तो हम F लिख दें, संवेग में परिवर्तन की दर dp dt और p लिख दें, है ना, t के सापेक्ष अवकलन। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया F बराबर dp dt। अब यहाँ पे समानुपाती हटता है तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है। ये इस टाइप से लिए जाते हैं कि समानुपाती नियतांक k की वैल्यू क्या हो जाए, 1 यूनिट हो जाए। k का वैल्यू कितना हो जाए, 1 यूनिट हो जाए। तो अगर जब 1 हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो यही हो गया। ये जो हिंदी में लिखा हुआ उसका मतलब ये है संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बल के बराबर होती है, सही है। अभी इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, F बराबर d dt p, p का t के सापेक्ष अवकलन। तो हम चाहें तो p क्या है, p यहाँ पे संवेग है और संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, d dt और mv लिख देते हैं, m को बाहर ले लेते हैं, dv dt। ये बन गया वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या बन गया,
वेग में परिवर्तन की दर। क्योंकि हमें पता है कि वेग में परिवर्तन की दर जो है और वो त्वरण a के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, a हो गया, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये क्या बन गया, त्वरण। तो हम इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। या हम लिख सकते हैं द्रव्यमान और वस्तु के वो जो बल लगा है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उनके गुणनफल के बराबर होता है। लिखते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि m, तथा उसमें उत्पन्न त्वरण अपन a से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये थ्योरी भी है, आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गति का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तीनों ही नियम न्यूटन ने दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।